जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको शुरू कर रहा हूँ। सामने जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, ये डायग्राम किस सेल का है? ये प्रोकैरियोट का है, यूकैरियोट का है। और अगर यूकैरियोट का है कि प्रोकैरियोट का है, पहले तो आप लोग ये क्लियर करो। तो जैसा आपको न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि जहाँ पे न्यूक्लियस है जिस सेल के अंदर, वो सेल यूकैरियोट का होगा, क्योंकि यूकैरियोट वर्ड का मतलब ही होता है कि ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये सेल प्लांट का है कि एनिमल का है? तो ये पहचानना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि भाई सेल वॉल है कि नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूक्लियस अगर सेंटर में है तो ये एनिमल का है, और न्यूक्लियस अगर साइड में होता तो प्लांट का होता, क्योंकि सेंटर का जो एरिया होता है वो ऑक्युपाई कौन कर लेता है? वैक्यूल। वैक्यूल समझते हो ना? एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसका काम क्या है आगे मैं बताऊंगा। चलो कुछ और सवाल ले लेते हैं, फिर सेशन को शुरू करते हैं आप लोगों से। सवाल ये है कि आप लोगों को तो पता ही होगा बड़ा सेल कौन है, छोटा सेल कौन है, लॉन्गेस्ट सेल कौन है, कौन सेल जन्म के बाद डिवाइड करता है। ये 4 सवाल के बाद मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। सबसे बड़ा सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच के एग का, सबको पता है। सबसे छोटा सेल किसका होता है? पीपीएलओ का। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भाई सबसे छोटा सेल किसका होता है ये बात भी हम लोग को पता होना चाहिए ना। तो मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सुविधा हो जाएगा। तो देखो, पीपीएलओ नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसको बोलते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या आप लोग सुने होंगे नाम माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो सेल होता है सबसे छोटा सेल होता है। अब है कि कौन सा सेल है जो जन्म के बाद डिवाइड नहीं होता है? तो आप सबको पता होगा कभी नर्व सेल क्या है, ये जन्म के बाद डिवाइड नहीं होता है ना। नर्व सेल होता है जो जन्म के बाद डिवाइड नहीं होता है। और एक और सवाल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो नर्व सेल ही हमारे बॉडी का सेल से जो लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। और अगर पूछे आप लोगों से भाई हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, तो आप लोग को ये भी पता होगा कि हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 10⁻13 से लेकर 10⁻14 सेल्स होता है। और सेल का जो नंबर है वो किसी बच्चा में ज्यादा होता है या बड़े लोगों में ज्यादा होता है, हाथी में ज्यादा है या चूहे में ज्यादा है, या सब में समान होता है? तो देखो, सेल का जो नंबर होता है वो अगर कोई बड़ा जीव है उसमें ज्यादा होगा, जो छोटा है उसमें कम होगा, ठीक है। सेल का नंबर साइज पे डिपेंड करता है कि भाई इंडिविजुअल का साइज क्या है, उस हिसाब से सेल का नंबर बढ़ता है। और आप सब लोगों को पता होगा, है ना, कि लाइफ का उत्पत्ति कहाँ हुआ है, जीवन का उत्पत्ति कहाँ हुआ है, कहाँ पे? तो समुद्री जल में हुआ है। और समुद्री जल में जो शुरुआती जो सेल जो बना था, जिसको आप लोग नाम सुने होंगे प्रोटोबायोन्ट्स या इओबायोन्ट्स, वह वहां भी ये सेल के रूप में ही आया था। पर मैं उधर नहीं जा रहा हूँ अभी, आज मैं सेल बायोलॉजी पे ही बात करूंगा। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं टॉपिक पे, आते यहाँ पे हैं। और सवाल बिल्कुल आप लोग आंसर करना, ठीक है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं। सेल का जो हिस्ट्री है, सेल जो शब्द अपने आप में है, सेल शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, कि एक क्लोज कंपार्टमेंट है। सेल जो वर्ड है इसका लैटिन मीनिंग होता है एक क्लोज कंपार्टमेंट, इसलिए उसी क्लोज कंपार्टमेंट को सेल कहा गया, जिसको 1665 में, यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1665 यहाँ पे रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने का काम इन्होंने किया था, ठीक है। और वो भी इन्होंने जो किया वो स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब बोतल का जो कॉर्क होता है ना, ठीक है ना, कुछ ढक्कन देखते हो ना आप, लकड़ी का जो गुटका का ढक्कन होता है, तो उसी कॉर्क सेल से इन्होंने सबसे पहले 1665 में सेल को देखा था। आप लोग भी सेल देखे होंगे, जैसे मान लो अंडा देखते हो ना, अंडा खाते हो आप लोग, तो वो भी क्या है, सेल ही तो है ना। तो ये स्पर्म क्या है, सेल ही है, एक क्या है उसमें सेल ही है। तो ऐसे ही ये सेल है, इन्होंने कहाँ पे देखा था? तो इन्होंने जो कॉक सेल है उस, मतलब जो लकड़ी का जो गुटका होता है, बोतल का जो ढक्कन होता है, उस स्लाइस, उसी का एक बारीक सा कटा हुआ पीस था। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें इन्होंने कंपार्टमेंट, क्लोज कंपार्टमेंट इन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया, और उसी क्लोज कंपार्टमेंट के कारण उन्हें नाम दे दिया कि ये क्या है, बेसिकली तो ये सेल है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं इस पे, और एक बार मैं एक बार फिर से थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ
कि हर एक बच्चा जो इस क्लास में है वो समझे। तो क्लोज कंपार्टमेंट का मतलब हुआ वो ऐसा जो सब तरह से बंद हुआ है, जैसे प्लांट सेल रहा होगा तो ऐसा बंद इनको कंपार्टमेंट दिखा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने क्या कहा, तो इसी को सेल कहा। ये जो क्लोज कंपार्टमेंट है तो हर एक को इन्होंने सेल कहा बेसिकली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा यहाँ पे है, ये जो सेल था जिसको रॉबर्ट हुक ने देखा था, तो वो लिविंग सेल है या डेड सेल था, तो वो सेल था ठीक है ना, डेड सेल था वो। और इस सेल को भी उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था बेसिकली वो माइक्रोस्कोप था जिसको इन्होंने खुद ही डेवलप किया था। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू हिज ओन माइक्रोस्कोप। यह वही माइक्रोस्कोप है जो उन्होंने डेवलप भी किया था। और जब ये लकड़ी के जो कॉर्क का जो स्लाइस था, जब उसको इन्होंने देखा, ठीक है, तो उसमें इन्होंने देखा कि क्लोज कंपार्टमेंट, उस क्लोज कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल कहा, ठीक है। और ये सेल क्या था, ये डेड सेल था। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आगे बता रहा हूं। सेल के बाद दूसरा इवेंट क्या हुआ। दूसरा इवेंट ये हुआ है, एक दूसरे साइंटिस्ट थे, इनका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखना इस बात को, क्वेश्चन कई दफा पूछता भी है कि सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब प्रोकैरियोट्स को या बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक। और इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। बात समझ में आया कि इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब ये एक माने तालाब का जो पानी है, तो उस पानी के बूंद में जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से जब देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को खोज किया था, जिसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया और उस वर्ड का नाम था एनिमलक्यूल्स। अब एनिमलक्यूल्स क्या होता है, कोई जैसे मान लो विजिबल है अगर नेकेड आई से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल्स, या उसका अलग अलग नाम है, बड़े साइज का है। लेकिन अगर कोई इनविजिबल है जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, जो बहुत आकार में बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम लोग वर्ड यूज करेंगे एनिमल क्यूल्स। चाहे पैरामीशियम है, पैरामीशियम को हम क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल्स। ऐसे ही जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए इन्होंने सबसे पहले जो वर्ड यूज किया उसका नाम क्या है, एनिमल क्यूल्स। ये दो बातें क्लियर हो गया कि भाई लीवेनहुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया। तीसरा बात हम लोग करने वाले हैं वो है रॉबर्ट ब्राउन। देखो डेट यहाँ पर नहीं याद रखना, डेट तो नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको डेट भी बता दूं। देखो रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। ये पूछ सकता है सवाल आप लोग को, न्यूक्लियस का खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। और इन्होंने देखा था कि सभी सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का खोज करने वाला ये रॉबर्ट ब्राउन है, और ये है न्यूक्लियस। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे देखो 1800 इसके बाद क्या हुआ, 1830 में, ये डेट याद रखना, स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल थियरी दिया, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे, इसमें मैं आगे बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। और इसके बाद 1855 में एक साइंटिस्ट, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चाव। रुडोल्फ विर्चाव इन्होंने कहा कि जितने भी नए सेल है उसका उत्पत्ति उससे पहले वाले सेल से हुआ है, मतलब न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल का उत्पत्ति उसके पहले वाले सेल से हुआ है। क्योंकि एक बड़ा सा बहस का मुद्दा है कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडे आया। वैसे ही है कि जो सेल है वो सेल किससे आया, तो वो सेल अगर पहले वाले किसी सेल से ही आया होगा, ठीक है। इस आधार पर इन्होंने कहा जितने भी न्यू सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने पूर्ववत जो सेल था उस सेल से वो आया। अब आप भी सवाल कर रहे सर ये जो नया सेल है ये पुराने सेल से आया, तो ये सेल कहाँ से आती, अपने पुराने से आती, ये सेल कहाँ से, अपने पुराने से आया, और ये सेल कहाँ से आया, तो फिर मुझे ले जाना पड़ेगा वही समुद्र में, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, जहाँ पे जो छोटे छोटे मतलब एटॉमिक रिएक्शन हुआ था। तो एटॉमिक फेज के रिएक्शन के बाद कुछ एलिमेंट बना था, फिर कुछ कंपाउंड बना। जब वो कंपाउंड आपस में रिएक्ट किया था तो उससे बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना, और वो मैक्रो मॉलिक्यूल मिल करके डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट,
ग्लूकोज, इसको बनाया और वो सब फिर एग्रीगेट हुआ, तब जाके सेल बना था। और उस सेल्स में जब डिवीजन शुरू हुआ तो उस सेल से नए सेल, नए सेल से नए सेल, इस प्रकार से सेल का बनना शुरू हुआ था। बात समझ में आया? शुरुआत में तो लाइफलेस था अर्थ ना, तो लाइफलेस जो अर्थ था, उस अर्थ पे जब जीवन का उत्पत्ति हो रहा था, तो उस प्रोसेस में जो पहला सेल जो बना था, जिसका मैंने अभी शुरू में ही चर्चा किया था, तो उस सेल से बाद में डिवीजन के द्वारा नए नए सेल बनने चला गया। उस प्रकार से सेल का बनना शुरू हुआ था। और इसी आधार को रॉल्फ बिरसाओ ने कहा कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया, और वो वर्ड क्या था पता है? बड़ा कमाल का वर्ड है, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा पहले इरेज करके फिर से लिखता हूँ। इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, उस वर्ड का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस लिख लो आप लोग, सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब हुआ कि नए सेल का उत्पत्ति पुराने सेल से होता है, या न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये स्लाइड पे जो भी चीजें हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सबसे बेस्ट उपाय ये है। चाहो तो आप लिख सकते हो, और याद करने के लिए यहाँ पे 4 बातें जो मैंने बताया आप लोगों को, फिर सिंपल सो समराइज करवा देता हूँ इस स्लाइड को। सबसे पहला काम रॉबर्ट हुक ने किया सेल को देखने का, जो डेड सेल था, जिसमें इसने अपने ही द्वारा डेवलप माइक्रोस्कोप का यूज किया हुआ था। ल्यूवेन हुक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा, या जिसका नाम इन्होंने एनिमल क्यूल यूज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का सबसे पहले खोज किया था, यह देखा था इन्होंने। स्लाइडन और स्वान ने सेल थियरी के दिया था, और रॉल्फ बिरसाओ ने नए सेल का उत्पत्ति पुराने सेल से होता है, इस बात का चर्चा किया था। ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इतना बात आप लोगों को अगर क्लियर हो गया तो मैं अब चलता हूँ अगले स्लाइड पे। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले बात करता हूँ सेल थियरीज का, ठीक है? उसके बाद तमाम कई सारे आपको मैं लिख के भी पढ़ाऊंगा आज। कई सारे स्लाइड हैं जो कलरफुल स्लाइड हैं, उसको भी दिखाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल आराम से देखते रहिए, समझते रहिए। और डेफिनेटली कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें एक समस्या सबके साथ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप को लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लास आप चाहते होगे, वो नहीं मिल पा रहा होगा, है ना? थोड़ा सा मन में संतुष्टि नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। कोशिश करते हैं कि वो संतुष्टि भी इसमें मिले, ठीक है? चूंकि आप कहीं ना कहीं कुछ तो एडवांटेज है, तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखो, जर्मन साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, स्लाइडन, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, 1830 में इन्होंने सेल थियरी दिया, कोशिका सिद्धांत, ठीक है? और इस सेल थियरी में इन्होंने जो बातों को जो कहा, वो बातें क्या क्या है? वो 4 बातें हैं जिसको मैं कंसोलिडेट कर देता हूँ। पहला, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टिंक्ट सेल टाइप। बात समझ रहे हो? एक सेल है किसी ऑर्गेनिज्म का, ये एक ही सेल से सारा सेल बना हुआ है। भाई देखते हैं ना, जाइगोट है मान लो, एक स्पर्म है, एक एग है, दोनों आके मिलता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट क्या सिंगल सेल्स है? और ये जाइगोट किसी व्यक्ति को बना देता है, बनता है कि नहीं? व्यक्ति बनता है, व्यक्ति मान लो किसी व्यक्ति को बना दिया, तो ये जो व्यक्ति इसमें एक ही तरह का सेल तो नहीं है, इसमें तो कई प्रकार के सेल्स हैं। इसलिए इन्होंने कहा था कि सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टिंक्ट सेल टाइप। ये सेल कई प्रकार के सेल का निर्माण करता है, जिसके कारण किसी बहुकोशिकीय जीव का निर्माण संभव हो पाता है, मल्टी सेलुलर जीव का निर्माण संभव हो पाता है। इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा देखो यहाँ पे, a cell is a feature of all organism with the exception of viruses। मतलब क्या है कि वायरस वास्तव में क्या है, वो सेल है ही नहीं। वायरस प्रकार का नॉन लिविंग कह लो ऑर्गेनिज्म है, या उसको ऐसे कह लो कि उसमें एक प्रकार का क्रिस्टलवाइड है। अगर ये आपके शरीर के अंदर होता है तो ये एक्टिव होगा, शरीर के बाहर है तो जैसे एक रवा के फॉर्म में चीनी का दाना गिरा हुआ, वैसे ही होता है ये। तो वायरस स्टेट में सेल हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये क्या है, या तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का एक एग्रीगेट है, लाइफ नहीं। तो शरीर के बाहर क्या होता है, इनएक्टिव होता है ये। तो हमने कहा यहाँ पे अ सेल इज ए फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वायरस को छोड़ करके उस सब में सेल है। वायरस को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म सब क्या है, सब में सेल का स्टेट पहुंचा हुआ है। चाहे वो कोई अमीबा हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई फंगस हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, सबके अंदर क्या है, सेल है।
ठीक है, चाहे बेशक वो एक सेल का ही हो पर वो सेल है, वायरस सिर्फ सेल नहीं। यही इन्होंने कहा था। तीसरा इन्होंने कहा है द प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल्स। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल का लिविंग कंटेंट है, ठीक है, एंड डिटरमाइंस द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स एंड दस द होल ऑर्गेनिज्म। देखो ये अगर सेल है, इसके अंदर जो यहाँ पे एक क्लोराइडल मिक्सचर देखते हो ना, इसी का नाम है प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अब इसी प्रोटोप्लाज्म के विषय में उन्होंने कहा कि ये है लिविंग मटेरियल्स, मतलब इसके अंदर मोर देन 47 एलिमेंट, मोर देन, ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स चाहिए जीवन के लिए, उस सारे कंपाउंड्स यहीं पे बनता है, यहीं पे पाया जाता है। और इसी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेल को जीवित रहने में हेल्प करता है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आप लोग समझना ये है कि यहाँ पे कहा गया कि जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो कैपेसिटी है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो क्षमता है, वो क्षमता कहीं न कहीं सेल के काम का निर्धारण करता है। और सेल के अंदर, एक सेल के द्वारा कोई भी जो काम होता है, वो अगर किसी इंडिविजुअल के सारा सेल अगर मिल जाए, ठीक है, मतलब एक सेल के अंदर जो काम होता है, वही इंडिविजुअल स्तर पे इंडिविजुअल के द्वारा काम किया जाता है। आप ऐसे समझो, इसको मैं पहले इरेज कर दे रहा हूँ। आप जो भी काम करते हो, खाना खाना है, ठीक है, मतलब जो भी काम आपके द्वारा होता है, सांस लेना है, ब्लड का सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है, क्या ये सारा फंक्शन सेल करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो मतलब सेल के स्तर पे भी वो सारा फंक्शन होता है जो किसी इंडिविजुअल के स्तर पे होता है। ये इंडिविजुअल जो काम करेगा, वो सारा काम सेल कर सकता है। अगर ये सेल वो सारा काम ना करते, इंडिविजुअल भी वो सारा काम नहीं करेगा। इंडिविजुअल अगर हंसता है तो क्या सेल नहीं हंसता? ये भी हंसता है। ये रिप्लाई करता है, क्या रिप्लाई? ये भी रिप्लाई करता है। ये रिस्पॉन्ड करता है तो ये भी रिस्पॉन्ड करता है। इसे तकलीफ होती है तो इसे भी तकलीफ होती है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि जो सेल है, बेसिकली सेल के अंदर सेल के द्वारा किया गया कोई भी काम, ठीक है, वो इंडिविजुअल के काम का निर्धारण करता है, या इंडिविजुअल के द्वारा कोई भी किया गया कोई भी काम का निर्धारण सेल के स्तर पे होता है, ठीक है। और इसको समराइज ऐसे कर सकते हैं कि एनी फंक्शंस परफॉर्म बाय इंडिविजुअल्स आर द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ द इंटायर सेल्स। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसके शरीर के सभी कोशिकाओं के समन्वित प्रयास का प्रतिफल होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसके शरीर के सभी कोशिकाओं के समन्वित प्रयास का प्रतिफल होता है। इस बात को आप लोगों को समझना है। अगर ये समझ गए तो आई थिंक दैट कि आप समझ गए। समझ गए बात ना? तो ये बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब एक न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू डिवीजन, ये बातें तो हम लोग कर ही चुके हैं। ये चार बातें को समराइज किया गया स्लाइडेन स्वान के द्वारा दिया गया सेल थियरी में। लेकिन क्या हुआ इसके बाद, ये जो विचार था इसमें कुछ और इसको मॉडिफाई किया गया। और वो मॉडिफिकेशन क्या था? देखो, इन 20th सेंचुरीज आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप, ठीक है, सेल थियरी वाज स्लाइटली मॉडिफाइड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया। वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेल थियरी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। सिंपल बात है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सारे बातों का निचोड़ यही है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। बात समझ रहे हो? उन सारी बातों का, चार बात याद रखने के जगह पे आप इस बात को याद रख सकते हो। दूसरा समझ लो, वायरस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, पढ़ चुके हो। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म है, ऑल फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द सेम सेल्स। अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया तो एक ही सेल का बना हुआ है, जब ये एक सेल का है तो इसका सारा काम तो यही सेल करेगा। तो वही कहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय सेम सेल्स, क्योंकि एक ही वही सेल करेगा। While in multicellular organism, different functions are performed by different cells. जबकि बहुकोशिकीय जो जीव होंगे उसमें अलग अलग काम अलग अलग सेल के द्वारा किया जाएगा। नहीं,
जैसे हम लोग का आरबीसी का काम क्या है, ब्लड सेल का काम क्या है, टू कैरी O2 एंड CO2। बोन सेल का काम क्या है, टू गिव स्केलेटल सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। मसल सेल्स का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट बोन्स एंड इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम फ्रैक्चरिंग, है ना। तो अलग अलग सेल का अलग अलग काम है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि हमारे शरीर में अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम है। ब्रॉड स्तर पे हमारे शरीर में कितने प्रकार का सेल पाया जाता है, 2 प्रकार का, एक सोमैटिक सेल हो गया, एक जर्मिनल सेल हो गया। सोमैटिक सेल मतलब शरीर वाला, तो जर्मिनल सेल का मतलब क्या हुआ, स्पर्म सेल और एग सेल, जर्म सेल की मैं बात कर रहा था। अब चलो हम लोग आ गए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब सेल को ब्रॉडली हम लोग 2 प्रकार में बांटते हैं। सेल को ब्रॉड स्केल पे हम लोग 2 प्रकार में बांटते हैं। एक को हमने कहा प्रोकैरियोट, दूसरा को हमने कहा यूकैरियोट। एक डायग्राम पहले देख लेते हैं, फिर समझेंगे इस पे। डायग्राम आप लोग देखो, ये है 2 अलग अलग सेल्स हैं, और डायग्राम से कोशिश करना कि आप चीज़ों को याद कर लेने के लिए मैं लास्ट में समराइज भी कर दूंगा कि हमने क्या क्या चर्चा किया, आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या सीखे हैं। तो मैं कुछ सवाल भी ले लूंगा आप लोगों से। बड़ा कम्प्लेक्स डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे परेशानी भी हो रही होगी। साइंस है, कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ रहा है, कॉन्सेप्ट सब कुछ जुड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर लास्ट में सब कुछ मैं जोड़ दूंगा, और आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट जो है ना मैं जोड़ कर रख दूंगा, आज कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो दोनों सेल में आप सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग चलते हैं बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे चले बाहर से अंदर, देखो ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स और ये हो गया यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, और इसके एग्जाम्पल क्या है, प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ, फंगी, एनिमल्स और प्लांट, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये एक सेल का है, और इसमें एक सेल भी वाले भी सेल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, और कई सेल वाले भी ऑर्गेनिज्म है। जैसे मान लो एनिमल्स हो गया तो मल्टी सेलुलर है, प्लांट है तो मल्टी सेलुलर है, फंगी है तो ये यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है, और प्रोटिस्टा क्या है, ये यूनिसेलुलर है, क्योंकि बैक्टीरिया का यूनिसेलुलर, एक सेल का है, और इसमें एक सेल वाला भी है और इसमें कई सेल वाला भी है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वर्ड में क्या डिफरेंस है, प्रो का मतलब हुआ प्रिमिटिव न्यूक्लियस टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ये, और इसका मतलब हुआ ट्रू न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे पहले न्यूक्लियस को ही खोजते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख रहे हो ना, ये है एक यूकैरियोट वाले में, यहाँ पे एक आवरण देख रहे हो, न्यूक्लियस के ऊपर एक आवरण है। ऐसा कोई भी कवरिंग प्रोकैरियोट में हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आवरण है ये वाला, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी आवरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, क्लियर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे एकदम से क्लियर है। जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियोइड, मतलब जिस क्षेत्र में न्यूक्लियस होना चाहिए उस क्षेत्र को कहा गया है न्यूक्लियोइड, पर ये न्यूक्लियस नहीं है। तो पहला डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोट का मतलब हुआ नॉन न्यूक्लिएटेड और यूकैरियोट का मतलब हुआ न्यूक्लिएटेड। ठीक है, दूसरा डिफरेंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो डीएनए देख रहे हो अंदर में एक थ्रेड जो देख रहे हो ना, थ्रेड का ये डीएनए का थ्रेड है। प्रोकैरियोट वाले में देखो यहाँ पे ये क्या है, डीएनए का ये थ्रेड है। ये जो डीएनए है ये सर्कुलर है। ठीक है, इस यही डीएनए सर्कुलर है और ये नेक्ड है, और यही क्रोमोसोम को बनाता है। इसलिए हम लोग प्रोकैरियोट के क्रोमोसोम को बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलर भी बोलते हैं, और ये सिंगल होता है। समझ रहे बात, प्रोकैरियोट का जो डीएनए है ये सर्कुलर है, नेक्ड है, यही क्रोमोसोम बनाता है, इसलिए क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर, ये क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। यूकैरियोट में जो डीएनए है वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। वो कहाँ पे होता है, वो प्लांट सेल अगर होता तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। तो यहाँ पे डीएनए, लेकिन सारा का सारा डीएनए यहाँ पे कैसा है कि ये डीएनए लीनियर है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ये लीनियर है, याद रखना इस बात को, ये लीनियर डीएनए ऐसा स्थिति लीनियर हो गया, पर ये जाली जैसा है एकदम से, नेटवर्क सर्कुलर है ये। तो 2 डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों का। तीसरा हम लोग अब चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में देख लो यहाँ पे आ, एक मिनट देखो, राइबोसोम देख रहे हो, डीएनए के बाहर में जो स्पेस यहाँ पे डॉट डॉट सा यहाँ पे, ये है राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होता है ये 70S टाइप का होता है, 70S छोटा राइबोसोम है ये,
और यहाँ पे जो अभी डॉट डॉट देख रहे हो आप लोग, ठीक है। और ये जो इसमें जो राइबोसोम है, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया या यहाँ पे है या यहाँ पे है, ये सब डॉट, ये जो राइबोसोम है यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये 80S राइबोसोम है। कैसा है ये, 80S लिख लो आप लोग। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। 70S राइबोसोम किसमें है, प्रोकैरियोट्स में, और 80S राइबोसोम क्या है, यूकैरियोट्स में है। एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों के काम का होगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो। देखो यहाँ पे डायग्राम में वो चीजें नहीं दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और वो है प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए। यहाँ पे एक बना लो डायग्राम आप लोग, यह एक्स्ट्रा डीएनए, इसका नाम है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, बिसाइड्स ये जो डीएनए देख रहे हैं सर्कुलर डीएनए, इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा डीएनए उसको बोलते हैं प्लाज्मिड, और ये कंट्रीब्यूट करता है अपना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, जहाँ पे वेक्टर के रूप में काम करता है। बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा इसका बड़ा सारा भूमिका है। तो इस बात को आप लोगों को समझना है। तो ये मैंने आप लोगों को 4 डिफरेंस बताया। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके कंटेंट पे। कंटेंट क्या कहता है, अभी इतना ही, फिर मैं बैक हो जाऊंगा। अभी मैंने अभी जो 5 बातें कहा उसको अब वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग हैं। मैंने कहा कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्या है, न्यूक्लियस है कि नहीं है, तो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जबकि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस क्या है, ये प्रेजेंट है। याद रखना, कई दफा तो यही सवाल पूछ दिया है और बच्चे वहां भी गलती कर बैठते हैं। न्यूक्लियर, जब ट्रू न्यूक्लियस ही यहाँ पे नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, यस नो। जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, नहीं होगा, तो एब्सेंट होगा। यहाँ पे ये प्रेजेंट है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो क्या न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका खोज किया था फोंटाना ने, उसी का नाम है न्यूक्लियोलस। इसका खोज करने वाला था फोंटाना, साइंटिस्ट का नाम है ये, कैपिटल लेटर एफ में लिखना आप लोग, फोंटाना। तो ये फोंटाना, FONTANA ऐसे, ठीक ना, इसको याद रखना आप लोग। तो ये फोंटाना ने बेसिकली इसका खोज किया था, है ना, किसका, न्यूक्लियोलस का। तो बात यहाँ पे है कि ये पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो ये यूकैरियोट में तो होगा पर प्रोकैरियोट में ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अब यहाँ पे क्रोमोजोम इज सिंगल। मैंने कहा था सर्कुलर, क्रोमोजोम यहाँ पे क्या है, सिंगल है, सर्कुलर है, क्योंकि डीएनए क्या यहाँ पे है, सिंगल है, सर्कुलर है। यहाँ पे क्रोमोजोम क्या है, आर्मेनी और लीनियर है, इसको डीएनए यहाँ पे क्या है, लीनियर। और याद रखना डीएनए यहाँ पे क्या होता है, कवर्ड होता है, और इसका जो डीएनए है वो नेकेड होता है, इसलिए इसका क्रोमोजोम क्या होता है, वो नेकेड होता है, जबकि इसका क्रोमोजोम क्या है, कवर्ड होता है। अब है राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे क्या है, 70S, और यहाँ पे राइबोसोम हो गया 80S। अब एस क्या है, एस को हम लोग बोलते हैं सीवेट वर्ग, ये एक यूनिट है, एस को हम लोग बोलते हैं सीवेट वर्ग। तो ये आप लोग को उतना मतलब ये सब नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, ये साइज जरूर याद रखना कि राइबोसोम जो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में, उसका आकार छोटा होता है बनिस्पत की यूकैरियोट सेल्स के। अब है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, यही मैं पूछा था आप लोगों से कि मैं आगे बताऊंगा। तो देखो, अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट होता है यहाँ पे। सेल ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे एब्सेंट होगा। कहोगे सर राइबोसोम तो सेल ऑर्गेनेल्स है, नहीं, राइबोसोम इज नॉट अ सेल ऑर्गेनेल्स, ये सेलुलर पार्टिकल्स हैं और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। जैसे दिमाग में हो सर, जैसे बताइए, तो जैसे ये देखो, जैसे की बात है तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट में है क्या, नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, तो ये गोल्जी हो गया, ये लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेंट्रियोल हो गया, ये वेसाइकल्स हो गया, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये सब इसमें है, बिल्कुल नहीं है। अब रही बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा में तो खुद ही मेम्ब्रेन है, बात समझ रहे हो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो खुद ही मेम्ब्रेन है। सेल वॉल तो वो भी एक मेम्ब्रेन ही है, सेल वॉल भी क्या है, एक मेम्ब्रेन ही है। तो आप देखो यहाँ पे सेल वॉल है,
यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं है, समझ रहे बात। और इसके ऊपर क्या है, कैप्सूल का लेयर है, पर कैप्सूल से बाहर क्या प्रोजेक्टेड है, छोटे छोटे पिल्ली है ये, और सिंगल बड़ा सा ये फ्लैजिला है इसमें, जो इसे मूवमेंट प्रदान करता है, जो इसमें लोकोमोशन के लिए ये यूज करता है इसका है। बात समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे देख रहे हो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है, पाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इतना आप लोगों को पहले समझना है, ठीक है। चलिए एक बार और आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समरी कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल ले लूंगा, है ना। तो अभी तक हम लोग ये सीखे, तो आप लोग चलिए एक और डिफरेंस देखते हैं। अब दिमाग में होगा कि हमने अभी सेल को बांटा दो में ब्रॉड स्केल पे, एक प्रोकैरियोट में, एक यूकैरियोट में। अब यूकैरियोट में तो कई प्रकार के सेल्स हैं, यूकैरियोट में तो कई प्रकार के सेल्स हैं, एक प्रोटिस्टा का हो गया, एक फंगी का हो गया, एक एनिमल का हो गया, एक प्लांट का हो गया। अब सबका अलग अलग हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे, पर अभी हम लोग जा रहे हैं यूकैरियोट के सेल को बांटने के लिए दो में। एक हम लोग पढ़ते हैं प्लांट में कैसा होता है और एनिमल में कैसा होता है, आप लोग भी पढ़े हुए होंगे। यहाँ पे स्लाइड देखो आप, एक तरफ एनिमल से लिखा हुआ है, एक तरफ प्लांट से लिखा हुआ है। अब सवाल ये है, इस एनिमल सेल और इस प्लांट सेल में क्या अंतर है ना। तो आप लोग तो बता ही सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है। तो एक बार आप लोग पहले डायग्राम से देख लो, ऑब्जर्व कर लो, और फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहले आप लोग देख लो कि यहाँ पे क्या क्या है, और मैं पूछता हूँ वही बताना आप लोग। नंबर 1 जो मैं पूछूंगा उसी का आप लोग आंसर देना। यहाँ पे देखो, ये है एनिमल सेल्स, इसके ऊपर इस तरह का कोई हरा कवरिंग है नहीं है। ये हरा जो कवरिंग देख रहे हो ग्रीन सा यहाँ पे, ये बेसिकली है क्या, ये जो कवरिंग यहाँ पे देख रहे हो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, किसी कवरिंग है ये सेल वाल है, समझ रहे बात। ये क्या है, ये सेल वाल है, इस तरह का सेल वाल इसमें है नहीं है। तो याद रखना प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है ना। यहाँ पे सेल वाल है नहीं है, मिसिंग है ये, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं है। दूसरा देखो, सेल वाल के अंदर में एक मेम्ब्रेन है पतला सा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है ना। सेल वाल के अंदर में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है, यस। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, सेल मेम्ब्रेन भी है यहाँ पे है, और सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी है, यस। तीसरा अभी आगे बताऊंगा इसमें, इसके भी काम क्या है अलग अलग। तीसरा यहाँ पे देखो, तो जो नहीं है, जो डिफरेंस है हम लोग उसको भी समझेंगे, सिमिलरिटी उसको भी समझेंगे हम लोग। तीसरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग है न्यूक्लियस, यहाँ पे है न्यूक्लियस है यहाँ पे, है ना। देख रहे हो न्यूक्लियस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा न्यूक्लियस यहाँ भी है, यहाँ पे देख रहे हो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो न्यूक्लियस तो दोनों में है, बिल्कुल है, न्यूक्लियस है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूक्लियस, आप लोग बताना है। यस, ये एनिमल सेल का मैं लिख रहा हूँ, इधर प्लांट सेल में लिख रहा हूँ, यहाँ पे है। चौथा यहाँ पे देखोगे आप लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों है यहाँ पे, बिल्कुल ये जो देख रहे हो नेटवर्क सा स्ट्रक्चर, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोट्स में। वैसे यहाँ भी देख रहे हो ये है ना, ये सब क्या है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो दोनों में है ईआर। चौथा यहाँ पे देखो, तो मैं लिख रहा हूँ नीचे में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे, बिल्कुल है, और यहाँ हाँ यहाँ भी है। पांचवा यहाँ पे देखो आप लोग राइबोसोम, राइबोसोम इसमें है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, डॉट डॉट डॉट, देख रहे हो यहाँ पे राइबोसोम, ये राइबोसोम यहाँ पे है, या देखो डॉट 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 है, तो राइबोसोम यहाँ भी है डॉट डॉट, तो राइबो यहाँ पे देख रहे हो ना, तो राइबोसोम भी हो गया यहाँ पे। चलो ये भी देख रहे हैं हम लोग है दोनों में। अब यहाँ पे लाइसोसोम है, यस, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर लाइसोसोम है ये, तो लाइसोसोम यहाँ पे है, यस, सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ भी है लाइसोसोम्स यहाँ पे, तो लाइसोसोम भी हो गया। अब गौर करने वाली बात क्या है, ये सारे ये हैं। अब मैं जो पूछ रहा हूँ आप लोग बताना, माइटोकॉन्ड्रिया है दोनों में कि नहीं है, यस, यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया साफ साफ दिख रहा है ना, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया भी है दोनों में है, यस माइटोकॉन्ड्रिया भी है।
तो यहाँ तक तो सब है। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस है, बिल्कुल गोल्जी भी यहाँ पे देखो, गोल्जी ये है ना गुलाबी रंग का गोल्जी, यहाँ पे ये गुलाबी रंग का, यहाँ पे गोल्जी, जैसे दोनों में है तो गोल्जी भी दोनों में है। तो ये तो स्ट्रक्चर है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझना आप लोगों को है। तो डिफरेंस के लिए थोड़ा सा आप लोग अब ऑब्जर्व करना होगा आप लोगों को। पर डिफरेंस ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे। सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सेल वॉल यहाँ पे है, सबको पता है, यस सर सेल वॉल तो यहाँ पे था, प्लांट सेल में है सेल वॉल, और सेल वॉल यहाँ पे नहीं है, सेल वॉल यहाँ पे नहीं है एनिमल सेल्स में। दूसरा डिफरेंस, क्लोरोप्लास्ट जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है कहीं पे नहीं, पूरे में कहीं नहीं, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है ये। तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे एक वैक्यूल दिख रहा होगा बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा है नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा डिफरेंस, वैक्यूल भी नहीं है। चौथा डिफरेंस, जो न्यूक्लियस देख रहे हो, न्यूक्लियस सेंटर में यहाँ पे है नहीं, साइड में है, और ये क्या सेंटर में है, बड़ा है ये, तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में क्या है, इनसाइड, न्यूक्लियस लाइज इनसाइड, इनसाइड मतलब बगल में, सेंटर में नहीं, नॉट इन सेंटर। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर, लाइज इन सेंटर, ठीक है। पांचवा डिफरेंस, यहाँ तो चार क्लियर हो गया आप लोगों को। पांचवा ये डिफरेंस देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में। तो तीन में तो देखो कि यहाँ पे तीन में तो एब्सेंट प्रेजेंट वाली बात हो गया, जो एनिमल सेल में नहीं है और ये प्लांट सेल में है। एक पोजीशन का डिफरेंस हो गया, पोजीशन का डिफरेंस हो गया, और एक वो डिफरेंस है जो सेंट्रियोल देख रहे होगे यहाँ पे, ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, ये सेंट्रियोल यहाँ पे है एनिमल सेल में, पर प्लांट सेल में ये नहीं है। बात समझ में आया। ये एक बड़ा सा डिफरेंस था जो आप लोगों को एकदम से आना चाहिए था। बाद बाकी तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो सब दोनों में कॉमन है। तो हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि क्या डिफरेंस है क्या सिमिलरिटी है। अब जो डिफरेंस है इन ऑर्गन्स में, अब इन ऑर्गेनेल्स के काम क्या है। देखो प्लांट सेल या एनिमल सेल्स या जो सेल है, सेल का खुद का साइज माइक्रोस्कोपिक होता है। तो माइक्रोस्कोपिक जब होता है तो इसके जो ऑर्गेन्स हैं उसको हम लोग ऑर्गन नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स बोलेंगे, ऑर्गेनेलिज या ऑर्गेनेल्स। क्लियर, ठीक है। तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड ले लेता हूँ फ्रेश, आप लोग सवाल ले लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों पे बैक होकर बताऊंगा। तो चलिए डिफरेंस आप लोग लिखवाइए तो मुझे जरा एक बार, अगर आपको क्लियर हो गया तो। डिफरेंस दोनों में क्या है, एक तरफ मैं लिख देता हूँ एनिमल सेल, एक तरफ प्लांट सेल, एक तरफ एनिमल सेल मैं लिख दे रहा हूँ, एक तरफ मैं प्लांट सेल लिख दे रहा हूँ। और आप लोग अब बगैर देखे मुझे बताइए, एनिमल सेल में न्यूक्लियस है, यस, हाँ सेंटर, न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर, गुड। न्यूक्लियस कहाँ पे है, सेंटर में, इन सेंटर। यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे है, इनसाइड, इन साइड या पेरिफेरी कर सकते हो आप। दूसरा डिफरेंस, सेंट्रियोल यहाँ पे है, यस सेंट्रियोल है यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट, ठीक है हो गया। फिर यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट। यहाँ पे चौथा डिफरेंस, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट या प्रेजेंट, एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट। पांचवा डिफरेंस, ठीक है, वैक्यूल, बड़ा जो वैक्यूल था वो वैक्यूल, एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट, यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट। तो ये वो डिफरेंस है जो आपको याद रखना चाहिए।
अब हम लोग बात करेंगे इनके काम क्या है, इन जो ऑर्गेनेल्स इसके काम क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सेल वॉल है ना, प्लांट सेल में सेल वॉल का काम क्या है। सेल वॉल ये क्या है, बेसिकली रिजिड होता है। ये है क्या, रिजिड। रिजिड क्यों है, क्योंकि ये सेलुलोज का बना हुआ है, बिकॉज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का बना हुआ, इसलिए क्या होता है, ये हार्ड होता है। और ये इस इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं सेलुलोज, ठीक है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन कर सकता है, इसको डाइजेस्ट कर सकता है वो एनिमल्स जो रूमिनेंट्स हैं, जानवर से भी पचा सकता है, हम लोग नहीं कहो। क्यों, जो रूमिनेंट्स हैं, सेलुलोज को याद रखना, रूमिनेंट्स पचा सकता है क्योंकि उसमें सेलुलेज पाया जाता है। सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए, और ये एंजाइम पाया जाता है रूमिनेंट्स में, फाउंड इन प्रेजेंट इन रूमिनेंट, प्रेजेंट इन मतलब जानवरों में पाया जाता है, एब्सेंट इन ह्यूमन, एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग। हमें पहले कहाँ पाया जाता था, अपेंडिक्स में पाया जाता था, और अब अपेंडिक्स हम लोग का क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गया है। तो क्यों हो गया ऐसा, बिकॉज अपेंडिक्स हमारा अब क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गया है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गया है। अगर ये फंक्शनल हो जाए तो हम लोग ही बता सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप आलू देखो, ये आलू का छिलका जो होता है ये सेलुलोज का बना हुआ होता है, अंदर जो होता है ये है स्टार्च। स्टार्च को तो हम पचा लेते हैं, क्योंकि इसको पचाने के लिए हमें क्या चाहिए, एमाइलेज चाहिए। और एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, तो हमारे माउथ में। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, तो हमारे स्टमक में। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, तो हमारे इंटेस्टाइन में। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, तो हमारे पेंक्रियाज में। तो ये पेंक्रियाज हो, चाहे माउथ हो, चाहे स्टमक हो, इसमें निकलता है, इसलिए हम इसे पचा लेते हैं। लेकिन सेलुलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम बनता है वो बनता है अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स हो गया है वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब हुआ अब ये ऑर्गेनस हमारे काम का नहीं है, अब हमारे शरीर में है पर अब शीशी अंग में है। हमारे पूर्वजों में काम करता था, हम में काम नहीं करता है। इसका काम क्या था, टू सेक्रेट, टू मेक सेलुलेज एंड डाइजेस्ट द सेलुलोज। पर जब सेलुलेज बनाने का काम नहीं करता, इसलिए सेलुलोज को हम पचा अब नहीं सकते। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, शायद शायद नहीं, क्लियर हो गया है ना। आगे बढ़ो, चलो। अब मैं दूसरा बता रहा हूं आप लोगों को, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हम डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा इन शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ आप लोगों को। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट, किचन है प्लांट का। ये क्यों, पता ही चल गया होगा, पता ही सबको क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। इट कैरिड आउट, इट कैरिड आउट व्हाट, फोटोसिंथेसिस, गुड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पे होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है इसलिए होता है। और क्लोरोफिल दो तरह का है, ए है, बी है, और भी कई तरह का होता है, पर यहाँ पे क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कैसा पिगमेंट है ये, तो इट इज ए कॉपर कंटेनिंग है कि मैग्नीशियम कंटेनिंग पिगमेंट है, तो याद रखना आप लोग, मैग्नीशियम कंटेनिंग पिगमेंट है ना। अब यहाँ पे सवाल आता है आप लोगों से कि क्या, सवाल ये आता है कि थर्ड सवाल हम लोग बात करेंगे वैक्यूल का, बात करेंगे इस पर आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोफिल पे। थर्ड सवाल हमारे यहाँ पे है वैक्यूल को लेकर के। तो वैक्यूल क्या है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पे, प्लांट सेल में है, ये प्लांट सेल में। और इसी के कारण ये न्यूक्लियस को साइड में ठेल दिए हुए है, ये बड़ा सा इस ये जो वैक्यूल होता है ये कई रूप में होता है। एक फूड वैक्यूल होता है, एक गैस वैक्यूल होता है, एक वाटर वैक्यूल होता है,
मतलब वैक्यूल जो होता है लिविंग वर्ल्ड में कई तरह के होते हैं, इस बात को भी हम लोग समझना पड़ेगा, कई तरह के होते हैं। लेकिन वैक्यूल्स का काम क्या होता है? देखो, इन वैक्यूल्स का काम सिंपली ये है कि प्लांट भी तो लिविंग है। अब चूंकि लिविंग है प्लांट, तो इसके अंदर जो भी फूड या गैस या वाटर आता है, जो एक्स्ट्रा हो जाता है इसके प्रोटोप्लाज्म में, वो एक्स्ट्रा इन वैक्यूल के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर रहता है। और जब इस बाहर वाले में एरिया में जब एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा, और जब यहाँ पे कम होने लगेगा तो यहाँ से बाहर ही आकर के और इसके जो फ्लूइड कंटेंट है या जो गैस कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट, इसको मेंटेन रखता है, ताकि यहाँ पे होने वाले जो भी इवेंट्स हैं वो इवेंट्स प्रॉपरली स्मूथली होते रहे, कोई भी इवेंट्स रुके नहीं। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इट रेगुलेट फूड, गैस एंड वाटर कंटेंट ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो ये इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा और याद भी रखना होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बड़े मतलब ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी मैं बता रहा हूँ, तो मैं दूसरा इसका जो क्लास लूँगा ना सेल ऑर्गेनेल्स का, तो वहाँ पे इस पर मैं आप लोगों को और भी तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ, डिटेल में जाऊँगा वहाँ पे। तो आज का पहला लेक्चर है, और पहले लेक्चर में ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। कई दफ़े ये होता है कि आप लोग दूर हो, वीडियो देख रहे हो, मन में कई दफ़ा सवाल भी हो रहा होगा, सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, है ना? सोचोगे सर सवाल तो है मेरे मन में, पूछ ही नहीं पा रहे, क्या करें? क्योंकि भाई अब हम ह्यूमन बीइंग, हम जितना सीखते हैं हमारे सवाल उस पे पैदा होता है ना? आज जो सीखे हो, जो पढ़े हो, अब इस पे कई तरह आपके मन में सवाल पैदा जरूर हुआ होगा, छटपटा रहे होगे पूछने के लिए, है ना? चलो फिर देखते हैं कि नौबत नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए पूरा पहले समझिए। और एक सेंट्रियोल की मैं बात कर देता हूँ आप लोगों को पहले। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं। तो एनिमल सेल से काम क्या है? इसका काम है हेल्प इन सेल डिवीजन, इट हेल्प इन सेल डिवीजन, है ना? ये याद रखना, सेल डिवीजन हेल्प करता है ये। पर जो सेल डिवीजन है, तो यहाँ पे एनिमल सेल में काम करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। व्हाट अबाउट प्लांट सेल्स? तो प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में तो पाया नहीं जाता है, तो प्लांट सेल में सेल डिवीजन कौन करेगा? मन में सवाल होगा ना। तो इन प्लांट सेल सेल डिवीजन आर regulated by गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखे थे ना वहां पे कल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट सेल में बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के प्लांट सेल में जो पाया जाता है उसका नाम है डिक्टियोसोम। तो जो काम डिक्टियोसोम का प्लांट सेल में है, वही काम सेंट्रियोल का एनिमल सेल्स में है। तरीके काम करने के तरीके के अलग अलग हैं। तो जो डिफरेंस था दोनों का, ये हम लोग समझ गए हैं। अब जरा अभी मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। तब मैंने बात किया सेल के विषय में, थोड़ा सा मैंने बात किया सेल की हिस्ट्री के विषय में, मैंने बात किया जो सेल थियरी है, सेल थियरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, किसने दिया था। फिर मैंने आप बात किया यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स पे हमने बात किया। फिर हमने बात किया आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल पे हमने बात किया। और फिर हमने जाके बात किया कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो डिफरेंट ऑर्गेन्स है और उसके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस। हमने इस पे बात किया। तो हमारा एक इस पूरा जो लेक्चर है वो 3, 4, 5 और 6 स्टेप में हुआ। अब इन 6 स्टेप में सबसे 6 ऐसे बात बताओ आप लोग जो सबसे महत्वपूर्ण हो। 6 स्टेप में 6 ऐसे बात आप लोग बताओ जो सबसे महत्वपूर्ण हो। जहां तक मैंने बात किया सेल का, सेल के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने क्या बताया आप लोगों को? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर ऑफ द लाइफ।
ये महत्वपूर्ण बात है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये महत्वपूर्ण बात है। बात समझ गए? सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सेल के विषय में कि ऑफ लिविंग और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना है। दूसरा मैंने बात किया यहाँ पे, ठीक है, और वो क्या है? हिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो? हिस्ट्री में हमने 4 बातें आप लोगों को बताया कि सेल का खोज किसने किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज किसने किया, सेल थियरी किसने दिया, न्यूक्लियस का खोज किसने किया, और नए सेल का उत्पत्ति पुराने सेल से होता है। कि यहाँ पे 2 बातें याद रख सकते हो कि सेल थियरी किसने दिया, तो स्लाइडर ने, और नए सेल का उत्पत्ति किससे होता है, तो पुराने सेल से बात किसने कहा था, तो रुडोल्फ विर्साओ ने। ये दोनों बात महत्वपूर्ण है आपके लिए। तीसरा मैंने बात किया कि सेल थियरी क्या कहता है। सेल थियरी का हमने यहाँ पे कहा आपको कि सिंपल सी बात है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मॉडर्न है, सेल थियरी को याद रखना आप लोग, ठीक है, जो मॉडिफाइड है, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, सभी सजीव के अंदर सेल और उसके उत्पाद पाया जाता है। उसके बाद हमने बात किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में, इसमें क्या डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस आप लोगों को 3 याद रखना है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट का डीएनए सर्कुलर है, इसलिए क्रोमोसोम सिंगल सर्कुलर है। यूकैरियोट में जो डीएनए है लीनियर है, और क्रोमोसोम क्या है, कवर्ड है। प्रोकैरियोट में प्लाज्मिक पाया जाता है जो एक्स्ट्रा डीएनए है, ठीक है, और प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S है, जबकि यूकैरियोट में राइबोसोम 80S है। वैसे ही हमने प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बताया। इसमें 3 बातें आप लोग याद रखना। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, वैक्यूल बड़े साइज का है, और सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सब नहीं पाया जाता है। और चौथा हमने बात किया यहाँ पे कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म एंड देयर फंक्शंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई क्लोरोप्लास्ट का फंक्शंस क्या है, सेल वॉल के फंक्शंस क्या है, वैक्यूल का फंक्शंस क्या है, ठीक, और सेंट्रियोल का फंक्शंस क्या है। इन चारों मैंने बताया आप लोगों को, इन चारों फंक्शन को आप लोग याद रखिएगा। और फिर हमारी अगली क्लास जिसमें मैं बात करूंगा आप लोग सेल ऑर्गेनिज्म एंड देयर फंक्शंस, उस वाले क्लास को प्रॉपर कोई भी स्टूडेंट्स मिस नहीं करें, पूरा उसको देखें, समझें, सुने, सवाल करें। और कभी भी कमेंट बॉक्स जो भी होगा, आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखो, जितना सवाल लिखोगे मुझे उतनी खुशी होगी, है ना। सारे स्टूडेंट्स को मैं ही कह रहा हूँ कि भाई सब लोग जा करके सवाल लिखिए, आपका काम है लिखना। अब जितना